जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, जो टॉपिक चल रहा है ये फिफ्थ पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है ना। तो फिफ्थ मॉक टेस्ट पेपर देखिए, परसों कराया था एक, कल कराए थे दो, आज भी कराए दो। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? दो नहीं, कल एक, परसों दो। कल दो करवाए थे, आज भी दो करवा रहा हूँ। परसों एक ही हुआ था, है ना। तो पांचवा चल रहा है ये। ठीक है, करें स्टार्ट। ये फिफ्थ है, शायद उसकी नंबरिंग गलत हो गई थी, ध्यान रखना। उसकी नंबरिंग गलत हो गई थी, फोर्थ था, सुबह वाला चेंज करा देंगे। ये फिफ्थ है, थ्री नहीं हुई है। एक तो आपका ट्यूसडे को हो गया, दो वेडनेसडे के हो गए, और ये फिफ्थ है। एक ट्यूसडे को हुआ था, दो वेडनेसडे को हुए हैं, और दो ही थर्सडे को होंगे। आज ये फिफ्थ है बच्चों, उसकी नंबरिंग गलत हो गई। करवा देंगे चेंज, जो भी नंबरिंग है। क्वेश्चन देख लो आप तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी स्पीड रखना और थोड़ा सा गूगल लेके चलना साथ में, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी वायरस की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन तो हर बार आता है। वायरस डिस्ट्रॉय एंड मॉडिफाई यूजर डेटा, बिल्कुल करता है। डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। ए वायरस रिक्वायर ए होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड, बिल्कुल। जब तक उसको कोई होस्ट प्रोग्राम नहीं मिलेगा तब तक वो स्प्रेड नहीं होगा। वायरस इज ए कोड एम्बेडेड इन ए लेक्टिमेट प्रोग्राम। वायरस एक वेब प्रोग्राम में एम्बेडेड किया गया कोड होता है, ये भी सही है बच्चों। कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर ये इनबिल्ड हो जाता है, कौन, या फिर कोड है ना, ये अटैच हो जाता है। वायरस एक वेब प्रोग्राम में एम्बेड किया गया कोड होता है, सही है। ये वायरस इज ए स्टैंड अलोन प्रोग्राम डेट रन इंडिपेंडेंटली। बच्चों वो वॉर्म होता है, वो क्या होता है? वॉर्म। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्लियर? आज ही कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए, स्पीड रखिएगा। ब्राइटनेस ज्यादा है क्या, या सही है, सही दिखाई दे रहा है, या ब्राइटनेस थोड़ी कम करूं? ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूं। क्लियर है? क्या हो गया, क्या पूछना चाहते हो? फटाफट पूछो। अरे क्या हो गया बच्चों, टॉपिक बड़ा है, टाइम लग जाएगा। जो भी पूछना है फटाफट पूछो। मेन एग्जाम तक सिर्फ मैराथन ही कर पाऊंगी। कर ले मैराथन, कर ले, हो जाएगा। कर ले मैराथन, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कर ले, जो तेरे को समझ में आ रहा है कर ले, लेकिन अब इसको पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, चलो टॉपिक पे आओ। थोड़ी स्पीड पकड़ो बच्चों, स्पीड कम हो गई वापस। स्पीड पे चलिए। डर लग रहा है ज्योति? क्या डरती है? इतनी बड़ी हो गई डरती है? हा? इतनी बड़ी लड़की होके भी डरती है? क्या डरती है बता? भूल रहे हो, जो प्रभु ने लिख दिया वो कहाँ जाएगा? आपके नसीब का कौन खाएगा? जो आपके नसीब में है वो आपके पास आएगा और लौट के आएगा। बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा।
आपके नसीब का कोई नहीं खाएगा, जो आपका है वो आपके पास ही आएगा। सर लास्ट में ऐसा लगता है कुछ याद नहीं, ऐसा सबको ही लगता है, मेरे को भी लगता है, ऐसे मेरे को भी लगता है बेटा। जब मैं एग्जाम देने जाता हूं तो लगता है यार मैं तो भूल गया सब कुछ, लेकिन पेपर आते ही पता नहीं मैं दोनों हाथों से लिखने लग जाता हूँ, तो है ना। तो ये तो होता है, ये नेचुरल है, आपके साथ नहीं सभी के साथ होता है। मान लीजिए 41 बच्चे देख रहे हैं तो सभी के साथ ऐसा होता है, आप अकेले के साथ नहीं होता। प्रकृति के रूल्स कोई बदल नहीं सकता बच्चों। 5 मिनट ले रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, कभी डिमोटिवेट मत होना। इसलिए याद रखिए प्रकृति के रूल कोई नहीं बदल सकता। प्रकृति अलग चीज है बच्चों, प्रकृति अलग चीज है, चेतना अलग चीज है, दिमाग अलग चीज है। चेतना किसी और ने बनाई है, दिमाग किसी और ने बनाया। दिमाग चलो कोई बना सकता है, लेकिन चेतना थोड़ी बना सकता है। दिल कोई बना सकता है, लेकिन जो बच्चों जो फीलिंग्स है वो थोड़ी बना सकता है। ये सब प्रकृति की देन है, प्रभु की देन है ना। तो याद रखिए ये चीजें सबके लिए कॉमन है, प्रभु किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। दिमाग का कोई हार्डवेयर किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन चेतना आना फीलिंग्स ये सबकी एक जैसी होती है, ये सबकी एक जैसी होती है। तो आपको लगता है कि मैं भूल गई, तो भूल कोई नहीं सकता बच्चों। एक बार पढ़ के जाइए, सब कुछ याद आ जाता है, ऑप्शन से याद आ जाता है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाता है। अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन समझ में आने लग जाता। क्वेश्चन कभी ना कभी जिंदगी में कहीं देखा हुआ होगा तो याद आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि पढ़ के सब कुछ जाओ, सब कुछ याद आ जाएगा। कोई नहीं भूलता इस दुनिया में, कोई नहीं भूलता। जैसे पढ़ते हो सब याद आ जाता। हमेशा याद रखो आपके, हाँ ये है आपके हाथ में मेहनत है, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही अब क्वेश्चन आया और क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो तुम कर दोगे, और क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ तो यहां भी नहीं होगा फिर आपसे। क्लियर। तो चलिए दिमाग लगाना, स्पीड से आंसर देना, हर ऑप्शन को देख के आंसर देना, थोड़ी सी स्पीड रखना। प्रकृति का एक उसूल है, एक बार कोई चीज देखी हुई है तो उसको कोई नहीं भूल सकता। ऑप्शन आते हैं आप बता दोगे। ऑप्शन इसलिए है कि कभी पढ़ा हुआ है तो आ जाएगा। किसी व्यक्ति को देख लिया यार कौन है तो ऑप्शन दे देगा, तो वो व्यक्ति भी याद आ जाएगा। किसी रिश्ते में अगर आप हो तो अगर मान लो रिश्ता भूल गए कि यार ये कौन सा रिश्ता है, लेकिन अगर ऑप्शन दे दोगे तो पता चल जाएगा यार ये मौसी की लड़की है, इसको वहां देखा था। तो ऑप्शन से सब कुछ याद आ जाएगा। मेरी गाड़ी चल रही, ठीक। एक चीज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको केवल आप ही हरा सकते हो, इसलिए हर चीज देख के जाना। मान लो कोई XML रह गया तो वो भी देख के जाना, है ना। ई कॉमर्स से ये जो टॉपिक है ना, ये सब बेसिक फंडामेंटल में मैंने करवाए, सब कुछ देख के जाना। बार बार कैसे कराए सब चीजों को, तो हर चीज आपको बोल दिया। फंडामेंटल देख के जाओ, मैराथन देख के जाओ, टेस्ट पेपर है ये लगाने की जरूरत नहीं है, इनके समय जा चुका है। तो फंडामेंटल और मैराथन जरूर देख के जाइए, और सिलेबस में से एक भी पॉइंट छोड़ के मत जाओ। अगर पाइथन लिखी है तो 8-10 वीडियो पाइथन के भी निपटा जाओ बच्चों। क्लियर। तो ऐसे देख के सब जाओ, सब कुछ रिकॉर्डेड के अंदर है। सिलेबस को एक बार देख लेना, ये चीज तो नहीं रह गई। अगर कोई चीज रह गई तो उस चीज को बच्चों ChatGPT में डाल के पढ़ लो। सेट की मैराथन तो कर लेना बाबू, कर लेना, करा देंगे, और क्या करे। तुमको तो सब पक्का पक्का है चाहिए, तुम मेहनती हो ही नहीं। तुम्हारी नौकरी अगर लगेगी ना, उसमें 100% रोल मेरा है, तुम्हारा 0%। क्योंकि हम इतना नहीं पढ़ाते, तुम नौकरी लग ही नहीं सकते थे। बहुत बुरी हालत है तुम्हारी, तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, हर चीज वापस बनवाना चाहते हो, बस वो चीज नहीं चल सकती। चलो हम तो करवा रहे मेहनत, लेकिन मार्केट ऐसा इतना गंदा है, एक बार रिकॉर्डेड लेके छोड़ देते, कोई पूछने वाला ही नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेट रहिएगा, हर चीज को पढ़ के जाइएगा, कुछ छोड़ के मत जाइएगा। हर चीज को पढ़ के जाइएगा, कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा। क्लियर। अब टाइम वेस्ट नहीं करें, स्पीड रखना। तो बच्चों एक ऐसा नेटवर्क जिसमें घुसने के लिए बाहर के व्यक्ति को परमिशन लेने की जरूरत है, डायरेक्ट नहीं घुस सकता, उसको इंट्रानेट कहते हैं। और कोई भी घुस सकता है। क्लियर है बच्चों, कोई भी घुस सकता है, तो वो इंटरनेट है। और बच्चों याद रखना एक एक्स्ट्रा नेट है, तो एक्स्ट्रा नेट वो होता है जो बच्चों बाहर का व्यक्ति परमिशन लेके घुस सकता है। क्लियर।
तो नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को स्थानीय नेटवर्क के बाहर से अनुमति के बिना एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसे इंट्रानेट कहते हैं, नोट इंटरनेट। क्लियर? आज अब आप ही दो आंसर, एक इंटरनेट लिख रहा है, अरे गरीब इंटरनेट अलग चीज है, ये इंट्रा 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 पब्लिक नेटवर्क जिसमें सब घुस सकते हैं वो इंटरनेट है बच्चों, जिसमें बाहर का व्यक्ति नहीं घुस सकता वो इंट्रानेट है, जिसमें बाहर का व्यक्ति परमिशन लेके घुस सकता है वो एक्स्ट्रानेट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी दोनों का उपयोग करता है? तो टीसीपी यूडीपी डीएनएस बच्चों, क्लियर? पोर्ट नंबर 53। डीएनएस ऐसा है, देखिए फाइल कभी भी जाती है टीसीपी से जाती है, मेल जाते हैं टीसीपी से जाता है, टेलनेट है वो टीसीपी है, लेकिन डीएनएस टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज कर लेता है। क्लियर? ये खूब पढ़ा है मैंने डीएनएस के अंदर, पोर्ट नंबर 53 है ना। डीएनएस का पोर्ट नंबर बताइए। एफटीपी का 20 और 21 बच्चों, 20 और 21, एसएमटीपी का 25, टेलनेट का 23, इसका डीएनएस का 52 होता है शायद। कितना होता है? 52। क्लियर? आज ही कमेंट करो, 52 होता है, 53 होता है डीएनएस का पोर्ट नंबर। डीएनएस प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट के ऊपर रन होता है? 53 होता है सर। हाँ बताइए, 53 होता है, क्या होता है डीएनएस का? डीएनएस का 53 होता है, 52 नहीं होता क्या? 53 होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, आज का चौथा क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? एमएस एक्सेल 2010 में स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए हम रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें, फिर कोलैप्स द रिबन पर क्लिक करें या दबाएं। याद रखिए बच्चों, अपन को वर्क बुक के अंदर स्पेस ज्यादा चाहिए, अपन रिबन को गायब करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कैसे करोगे बच्चों रिबन को गायब? Ctrl+F1। क्लियर? इससे क्या हो जाएगा? रिबन गायब हो जाएगा। Ctrl+F2 प्रीव्यू के लिए होती है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिएगा, रिबन पर कहीं पर भी राइट क्लिक करें, फिर कोलैप्स द रिबन पर क्लिक करें या फिर Ctrl+F1 दबाएं। तो बच्चों एमएस एक्सेल के अंदर रिबन को गायब करने के लिए रिबन के ऊपर राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, Ctrl+F1 करके भी रिबन को तुम हटा सकते हो। उससे क्या होगा? स्पेस बड़ा हो जाएगा। क्लियर? सर माइक्रोसॉफ्ट शूट लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग रेडी करे, अरे कोई जरूरत ही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आते हैं, बेसिक कंसेप्ट आते हैं। 2013 2011 के बाद वाला कोई सा भी कर लो, 2007 से पहले वाला कोई सा भी कर लो, जो अंतर है उसके हिसाब से देख लेना। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख उपलब्धियों में से नहीं है बच्चों? क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेजर अचीवमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? ऑपरेशनल स्टेज तार्किक सिद्धांतों की समझ, इंप्रूवमेंट इन स्पेटियल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग लिमिटेड टू रियल एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन, और ईगो सेंट्रिज एंड सेंट्रेशन, अहम केंद्रिता और केंद्रीकरण। क्लियर? तो कौन सा कॉन्सेंट्रिक ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख उपलब्धियों में से नहीं? एक काम करना है, मैडम करा देगी, ये थोड़ा सा मेरा डाउन है तो ये मेरे को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं बोल दूंगा मैडम को। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्ति के शब्दों के भीतर अलग अलग अक्षरों की ध्वनियों को पहचानने की क्षमता को प्रभावित करता है? इसको भी मैडम करा देंगे। नेक्स्ट चलिए, ये भी मैडम का ही है। ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको एक साथ, ये भी मैडम ही करा देंगे। नेक्स्ट, और ये भी मैडम ही करा देंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के ऊपर आइए। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन मैडम के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। क्लियर? 5 इसलिए छोड़े क्योंकि वो मैडम एक साथ ही कराते बताएं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आइए, दिए गए प्रश्न को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन है P, Q, W, V, S आर स्टैंडिंग इन ए रो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, हु स्टैंडिंग इन द मिडिल? बच्चों क्लियर? कितने लोग हैं? 5। अब 5 लोग हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, खूब पढ़ा रखा, रीजनिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चों क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है, स्टेटमेंट एक ही है, स्टेटमेंट ये की है, तो P S से भारी है, ये लीजिए P S से भारी है, P S से भारी है, और V S से हल्का है, और V S से हल्का है, ये लीजिए। तो मिडिल में कौन है अभी ये तो नहीं बता सकता, फर्स्ट वाला तो नहीं बता सकता। Q P से भारी है, Q P से भारी है बच्चों, Q P से भारी है, और W V से हल्का है, और W V से हल्का है, W है वो V से हल्का है। इस अकेले से भी अपन को नहीं बता सकते बच्चों। क्लियर? तो बच्चों वो अकेला और ये अकेला नहीं बता सकते, दोनों को मर्ज कर दें
तो V के पीछे W जाएगा, ये भी आपके क्लियर है। अब बच्चों Q के पीछे P आएगा, अब Q के पीछे P आएगा तो Q आगे आ जाएगा। हो गए 5 लोग, बीच में कौन है? S है, तो दोनों मिलकर आंसर दे सकते हैं। बच्चों क्लियर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? ऑल फायर इज वाटर, ऑल फायर इज वाटर, ऑल फायर इज वाटर, ऑल फायर इज वाटर, और सम वाटर इज अर्थ, सम वाटर इज अर्थ। बच्चों क्लियर। और नो अर्थ इज एयर, कोई अर्थ एयर नहीं है, कोई अर्थ एयर नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपके क्लियर। तो सम फायर इज अर्थ, सम फायर इज अर्थ, गारंटी लो, गारंटी नहीं ले सकता। सम फायर इज अर्थ, गारंटी लो, नहीं ले सकता। सम फायर इज एयर, गारंटी लो, सम फायर इज एयर, गारंटी नहीं। अब दोनों में आइदर और देखिए, कह नहीं सकता, कह नहीं सकता वाले हैं, आइदर और भी नहीं लगेगा, दोनों ही अनुसरण नहीं करते, तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी अनुसरण नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज A plus B means A is the son of B, A minus B means A is the wife of B, A is the brother of B and A is the mother of B। तो T का P से क्या संबंध है? P माइनस M, देखिए P M की पत्नी है। कौन P? किसकी पत्नी है? M की। P M की पत्नी है, P M की पत्नी है तो M पति हो गया, तो P M की पत्नी है, P माइनस M। A B की जगह A B है तो A B की जगह A B कर दूं, P माइनस M P M की पत्नी है, P M की पत्नी, तो M यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हो गया, तो P M की पत्नी है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, P M की पत्नी है, M प्लस R, देखिए M प्लस R M R का पुत्र है। M किसका पुत्र है? तो M R का पुत्र है, M R का पुत्र है, M R का पुत्र है, M R का पुत्र है। ठीक है नेक्स्ट चलिए, R डिवाइड T बोलिए, R डिवाइड T, R इज द मदर ऑफ T, R मदर है किसकी? T की, R मदर है T की, R मदर है T की, तो R मदर है T की, तो यही बनेगा। और T इंटू एस बोलिए, T इंटू एस, T द ब्रदर ऑफ एस, T द ब्रदर ऑफ एस, T भाई है किसका? एस का, ये लीजिए T द ब्रदर ऑफ एस। क्लियर। तो T का P से क्या संबंध है? T है वो P का क्या लगा? तो ये इसका पति है और ये इसका क्या है? पति का भाई। पति का भाई क्या कहलाता है? ब्रदर, ब्रदर इन लो। बच्चों क्लियर। हस्बैंड ब्रदर। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए हस्बैंड ब्रदर है तो T का P से क्या संबंध है? T क्या लगा किसका? P से। P से क्या संबंध है? तो जो T है वो P के हस्बैंड का भाई है, हस्बैंड ब्रदर। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ये लीजिए, ये पूरी गोल मेज है, 6 मित्र है। बच्चों क्लियर। ये लीजिए 4, 5 और 6। नेक्स्ट, जिनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। पीठ तो बच्चों सबका मुंह बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर मुंह है तो बच्चों दाएं इधर होता है, दाएं इधर होता है, बाएं इधर होता है। बच्चों क्लियर। क्योंकि याद रखिए कुल मिला के दाएं बाएं का खेल है। नेक्स्ट, मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। सीमा और नीतू, मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। दोनों में से कोई भी चल सकता है। अजय सीमा के तत्काल बाईं ओर बैठा है। अजय सीमा के तत्काल बाईं ओर बैठा है। अब बायां इधर होगा बच्चों, अजय सीमा के तत्काल बाईं ओर बैठा है। इसमें कोई एंड तो है नहीं इसलिए कहीं भी बैठा दूं। अजय वो सीमा के तत्काल बाईं ओर बैठा है। सबका मुंह किधर है? सबको पता है, सबका मुंह बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ मुंह है तो बच्चों अजय सीमा के बाईं ओर बैठा है। अब बच्चों सीमा है तो सीमा यही होगी, फिर एम, एम उधर तो जाने से रहा, एम हो गया और ये क्या हो जाएगा? एन हो गया। सीमा एम और एन हो गया। ठीक है नेक्स्ट, मनोज सीमा और नीतू के बीच बैठा है। अजय सीमा के तत्काल बाईं ओर बैठा है। कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है तो कविता बच्चों एक ही लोकेशन बची, कविता यहाँ आ जाएगी। सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1, 2, 3 जो बच गया वो बाबू बैठा है। बच गया बाबू कौन है? अजय तो आ ही गया, नीतू आई गई, बच्चों सीमा आई गया, कविता आई गई, मनोज बाकी, मनोज आई गया, विजय बाकी है। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? विजय। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर आइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों याद रखिए, पहला है प्रशासन ने विद्यालय में शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए। उम्मीदवार को ये शर्तें फॉलो करनी है। कितनी शर्तें? 4। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। मतलब बच्चों किसी भी विद्यालय में एडमिशन, प्रशासन ने विद्यालय में शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए। बच्चों क्लियर। इन्हीं मानदंडों में से आपको बताना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, ये पूरा है। चलिए, तो बच्चों कम से कम प्रशासनिक विद्यालय में शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए उम्मीदवार को। अब बच्चों विद्यालय में शिक्षक भर्ती हो रही है तो कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। शिक्षा में योग्य स्नातक डिग्री होनी चाहिए। 1 जुलाई 2021 को आयु 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्लियर? यानी 2021 में उसकी आयु 21 वर्ष से कम तो बिल्कुल नहीं हो और 32 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, मास्टर इन एजुकेशन वाले उम्मीदवार के लिए विद्यालय बोर्ड ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है। तो बच्चों अगर मास्टर कर रखी है उस बंदे ने तो ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है। कौन बोर्ड? कितनी शर्त है? टोटल 4। 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए स्नातक में, उस शिक्षक को लेंगे। शिक्षा में योग्य स्नातक डिग्री होनी चाहिए, अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो उसको हटा देंगे। 2021 5 जुलाई तक 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए या 32 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और मास्टर इन एजुकेशन कर रखी है तो आयु सीमा में छूट दे सकते हैं। अब देखिए, राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वे प्रथम श्रेणी से स्नातक है, तो इसका मतलब पहली शर्त लागू कर दी और दूसरी भी लागू हो गई। बच्चों क्लियर? तो पहली और दूसरी शर्त यहाँ पर लागू हो गई। प्रथम श्रेणी से स्नातक है, ये तो क्लियर है। जब शिक्षा में योग्य स्नातक है, वे क्वालिफाइड बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, प्रथम श्रेणी से स्नातक है। जब उन्होंने पिछले विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया था तब उनकी आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, जब उन्होंने पिछले विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया था तब उनकी आयु 23 वर्ष थी, है ना। उन्होंने बीएड भी पूरा किया है, बीएड का मतलब शिक्षा में स्नातक है वो। क्लियर? तो ये 2 शर्त तो लागू हो गई, ये हो रही है, लेकिन ये शर्त लागू नहीं हो रही है कि 1 जुलाई 2021 को कितने वर्ष के, वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो कह रहा है किसी विद्यालय में जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब उनकी आयु 23 वर्ष थी, लेकिन कितने साल पढ़ाने के बाद वो बाहर आए या अब कितने के वो पता नहीं चल रहा है, ये शर्त लागू नहीं हो रही है। बच्चों क्लियर? इसका मतलब ये हो गया, याद रखिए, ये अपन नहीं बता सकते कि उसको वो पूरी कंडीशन को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। बच्चों क्लियर? तो मामले को विद्यालय बोर्ड के पास भेजा जाना चाहिए। दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बच्चों यही आंसर हो जाएगा, दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार की नियुक्ति क्यों? क्योंकि अपन रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको ले भी नहीं सकते। उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, वो तो तब जब 21 साल से या तो छोटा हो या 32 से बड़ा हो और उसने मास्टर भी नहीं कर रखी हो। उम्मीदवार की नियुक्ति की जानी चाहिए, अभी कुछ पता नहीं है तो अपन डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। बच्चों क्लियर? सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, आ सकते हैं ना, आना सब चाहिए, आना सब चाहिए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे मत कर देना। क्लियर है? मत कर देना, सीखने की कोशिश करो ना, तो जिंदगी भर यही पूछते रह जाओगे, ये आएगा क्या? क्या छोड़ोगे तुम? क्या छोड़ोगे? एक दिन पृथ्वीलोक को छोड़ के जाना पड़ेगा। छोड़ो, कितना छोड़ सकते हैं? एक दिन पृथ्वीलोक को छोड़ के जाना पड़ेगा। छोड़ दो, जो नहीं समझ में, छोड़ दो, छोड़ दो। तो छोड़, इतना छोड़ दिया तुमने, इतना छोड़ दिया, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ही छोड़ दिया। किसने बोला 10वीं में मैथ नहीं आती, मैं छोड़ दूं? कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर छोड़ दो? ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़े, अकबर के पिताजी का नाम ये था, अरे क्या करूं मैं उसका? याद रखिए, कब तक छोड़ोगे इन चीजों को? एक दिन पढ़ना पड़ेगा, एक दिन पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ोगे? बताओ क्या क्या छोड़ोगे? नेक्स्ट चलिए, 15 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा उपकरण एक नेटवर्क डिवाइस से भेजे गए डेटा को प्राप्त करके मैक एड्रेस के आधार पर गंतव्य नोड तक पहुंचाता है? मैक एड्रेस पे कौन काम करता है? स्विच। बच्चों क्लियर? तो मैक एड्रेस के थ्रू लैन बनाता है, बच्चों मैक एड्रेस के थ्रू डेटा को आगे ट्रांसफर करता है। स्विच आईपी के थ्रू डेटा को आगे ट्रांसफर करता है। बच्चों राउटर। नेक्स्ट चलिए, आगे बढ़ जाइए। बच्चों डेस्क चेकिंग किससे संबंधित है? तो डेस्क चेकिंग, बच्चों डेस्क चेकिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन एक बार मेरे सेंटर में भी पूछा था, डेस्क की चेकिंग क्या होता है? बच्चों क्लियर? तो डेस्क चेकिंग क्या होता है? बच्चों पूरा सिलेबस देख के जाओ, कोई भी पॉइंट है तो सब रिकॉर्डेड में है, देख लो, देख लो, देख लो। ऐसे मैंने मैराथन में पूरा कवर कराने की कोशिश की है, लेकिन कोई रह गया हो तो देख लो रिकॉर्डेड में। रिकॉर्डेड से इतने नफरत मत करो गरीबों, देख लो कि ये टॉपिक क्या नहीं है तो चलो रिकॉर्डेड में देख लेते हैं। डेस्क चेकिंग, ये इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि डेस्क चेकिंग क्या होता है? बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराए, बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराए बच्चों प्रोग्राम में एरर को ढूंढना, वो क्या कहलाता है? डेस्क चेकिंग। तो प्रोग्राम को कोड करना, प्रोग्राम की डिबगिंग करना, प्रोग्राम को चलाना, प्रोग्राम को कंपाइल करना, डेस्क चेकिंग होता है।
डीबगिंग द प्रोग्राम, बच्चों क्लियर, प्रोग्राम को बिना एग्जीक्यूट किए उसमें से एरर निकालना, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल क्वेरीज में ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, तो वही है जो सी के अंदर होता है। सबसे पहले असाइनमेंट नहीं, बिटवाइज नोट, यस बिटवाइज नोट सबसे पहले होता है बच्चों, क्लियर, बिटवाइज नोट, फिर मल्टीप्लाई बिटवीन कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लाई होता है 2, फिर 3, फिर बिटवाइज हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर बच्चों असाइनमेंट सबसे लास्ट, कंपैरिजन है ना, रिलेशनल ऑपरेटर, फिर 5 हो गया, फिर बिटवीन, बिटवीन बच्चों कौन सा 4, सबसे लास्ट असाइनमेंट। प्रेसिडेंसी का वही ऑर्डर है बच्चों हर जगह कंप्यूटर फील्ड में जो आज तक का ऑर्डर है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए 2, 3, 5, 4, 1 यही ऑर्डर चलेगा प्रेसिडेंसी का, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन सन में आ गया ना, क्या होता है बिटवीन, जैसे एंड और ये होते हैं वैसे ही बिटवीन होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, क्लियर। तो प्रेसिडेंसी का कंसेप्ट आपके सामने आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के 2 लोकप्रिय उदाहरण कौन कौन से हैं, तो बच्चों ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट, बीजेपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बच्चों क्लियर। ये जो बीजीपी है ये क्या होता है, तो बीजीपी होता है पाथ वेक्टर, क्लियर। अपन को ज्यादा डीप में नहीं जाना, ऐसे मैंने पहले प्रोग्राम में खूब डीप में पढ़ा रखा है, ये पाथ वेक्टर होता है। ओएसपीएफ, ओएसपीएफ क्या है, राउटिंग एल्गोरिथम है सब। ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए लिंक स्टेट राउटिंग है, ये क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक सभी नोड की इंफॉर्मेशन होती है बच्चों, क्लियर। और बीजीपी पाथ वेक्टर है, आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये वेक्टर राउटिंग है बच्चों, क्लियर। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, ये पॉइंट याद रखना, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है ये, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये लिंक स्टेट राउटिंग है, इसका एक एग्जांपल आईएस भी होता है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए बीजीपी वेक्टर है, एसपीएफ शॉर्टेड पाथ है फर्स्ट है, शॉर्टेड पाथ फर्स्ट है, क्लियर। तो ये चीजें आपके दिमाग में रखनी है। तो बच्चों डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के 2 ओएसपीएफ तो हटा दो सब में से, ओएसपीएफ तो लिंक स्टेट राउटिंग है, ओएसपीएफ शॉर्टेड पाथ फर्स्ट ये भी। तो बच्चों रिप और बीजीपी आंसर देना, क्लियर। तो याद रखना लिंक स्टेट राउटिंग है। अब देखो एक होता है लिंक स्टेट राउटिंग और एक होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो लिंक स्टेट राउटिंग में मान लीजिए कमरे में 10 नोड है, तो 10 नोड तक की पहुंच पूरी की पूरी एक साथ आती है। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में पड़ोसियों को देख के राउटिंग की जाती है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो आरआईपी क्या होता है, तो आरआईपी होता है बच्चों डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। ये नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है बच्चों, ओएसपी और शॉर्टेड पाथ फर्स्ट, बच्चों क्लियर। ये लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर आता है। और बीजीपी जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ने का काम करता है। कौन, बीजीपी बच्चों, क्लियर। वेक्टर पाथ है ना, या पाथ वेक्टर बोल दो, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, डिस्टेंस वेक्टर आते आरआईपी लगा देना। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, किसी स्थिति में किसी क्लास में डिस्ट्रक्टर देना अनिवार्य नहीं, अनिवार्य होता है। तो बच्चों डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टर बच्चों किसी क्लास में, डिस्ट्रक्टर कब, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो डिस्ट्रक्टर की जरूरत है। किसी स्थिति में किसी क्लास में डिस्ट्रक्टर देना अनिवार्य होता है। लगभग प्रत्येक क्लास में डिस्ट्रक्टर लगाओ ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया तो डिस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है। वह क्लास जिसके 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे, एक बनाए तो भी लगाना है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, वह क्लास जिसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर है, यह तो गलत है। क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली, जिसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं उसके लिए डिस्ट्रक्टर लगाना जरूरी है बच्चों, क्लियर। जिसका भी ऑब्जेक्ट बने, चाहे 1 बने चाहे 2 बने, उसके लिए आपको क्या लगाना है, डिस्ट्रक्टर लगाना है, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। डिस्ट्रक्टर क्या होता है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को फ्री, उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस को क्या करते हैं, फ्री करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट द देखो इंक्रिप्शन का पसंदीदा तरीका प्री शेयर्ड सेक्रेट की है बच्चों, क्लियर। प्री शेयर्ड सेक्रेट की है। देखो इंक्रिप्शन में सबसे ज्यादा यूज क्या आ रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये इंक्रिप्शन में सबसे ज्यादा यूज क्या लेते हैं अपन। तो याद रखिए इंक्रिप्शन में सबसे ज्यादा यूज एक तो ये होता है कि की को शेयर कर दो, की को आपस में शेयर कर दो, वो चीज है क्या। तो बच्चों द प्रीफर्ड वे ऑफ इंक्रिप्शन इज प्री शेयर्ड सेक्रेट की, और द प्रीफर्ड वे ऑफ इंक्रिप्शन इज यूज फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर।
द प्रिफर्ड वे ऑफ इंक्रिप्शन इज पब्लिक की इंक्रिप्शन और द प्रिफर्ड वे ऑफ इंक्रिप्शन इज सिमेट्रिक की। तो सबसे ज्यादा यूज आता है सिमेट्रिक की। क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा यूज आता है सिमेट्रिक की। कभी भी कोई ये पूछे कि ये जमाना बदल चुका है बच्चों कि पहले सीक्रेट की को आप शेयर कर दो, ये चीज जा चुकी है बच्चों। क्लियर। अच्छा, दूसरा ये है, ये भी नहीं है कि की को पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, इसमें भी बच्चों आप सबको पता है इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें बच्चों की का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और इसमें बच्चों की कम होती है। तो जो सबसे ज्यादा यूज आता है वो सिमेट्रिक की आता है बच्चों। क्लियर, सिमेट्रिक की आता है ना। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, सिमेट्रिक की है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, प्रीफर्ड तरीका सिमेट्रिक की है। नेक्स्ट चलो बच्चों, सिमेट्रिक की में क्या होता है, जिसकी से लॉक लगता है उसी से लॉक खुलता है। नेक्स्ट चलिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का उपयोग कब किया जाता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच वो होती है जिसमें प्रोग्राम बनाते भी जाओ, रन भी कराते जाओ, उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच कहते हैं बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन, द सॉल्यूशन है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स when dynamic programming approach is faster than greedy, the given problem can be reduced to 3 set problem। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ गया, लेकिन एक मिनट सुनो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का उपयोग कब किया जाता है, द सॉल्यूशन है एन ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर बच्चों। क्लियर, याद रखिए ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। मान लीजिए सब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। डायनेमिक प्रोग्रामिंग तब अच्छी होती है जब आप डिफरेंट मॉड्यूल को यूज करते हैं। सब मॉड्यूल एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी कम रखते हैं, तो एक मॉड्यूल डेवलप करते जाओ, टेस्टिंग चलती जा रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। क्लियर, तो याद रखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग तब अपन यूज करते हैं द सॉल्यूशन हैज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डायनेमिक कोडिंग, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बच्चों बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। अधिकतर उससे वाली जो लैंग्वेज होती है उनमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर आपका एक परफेक्ट मॉड्यूल बन जाता है, फिर अगला मॉड्यूल चलता रहता है। क्लियर, तो याद रखिए जहां सब स्ट्रक्चर का वर्किंग होता है वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को ज्यादा यूज करते हैं बच्चों। बैक ट्रैकिंग में क्या यूज आता है तो डीएफएस यूज आता है। बैक ट्रैकिंग, तो बैक ट्रैकिंग अपन जब यूज करते हैं तो क्या होता है, डीएफएस यूज आता है। बैक ट्रैकिंग में डीएफएस डेप्थ फर्स्ट नोड जनरेशन यूज आता है तथा बाउंडिंग फंक्शन का उपयोग किया जाता है ना। देखो बच्चों, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, डीएफएस क्या होता है, जैसे ए है यहाँ पर, ये बी है बच्चों, ये सी है, ये डी है, फिर बच्चों ये क्या है, ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से चलिए मैंने जोड़ दिया। अब बच्चों वो ये क्या है, डीएफएस बताइए। तो डीएफएस में ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अब बच्चों डी के बाद अपन ई आएंगे, ई से एफ आएंगे। क्लियर, तो याद रखिए बैक ट्रैकिंग मतलब डी के बाद अपन ई एफ ये आगे, ये बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग में अपन डीएफएस को यूज करते हैं बच्चों। क्लियर, अब डीएफएस दो जगह है, ये तो क्लियर है। बैक ट्रैकिंग में अपन डीएफएस को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है तथा बाउंडिंग फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो विदाउट बाउंडिंग क्यों बच्चों, क्योंकि कोई बाउंड नहीं है, जहां से अपन को ब्रांच मिल जाए अगली वहीं पर चलो, उस लेवल पे नहीं रुकना, आगे चलना है। विदाउट बाउंडिंग फंक्शन का उपयोग किया जाता है बच्चों। क्लियर, तो बैक ट्रैकिंग विदाउट बाउंडिंग बच्चों। क्लियर, ऐसा नहीं कि डी पे जाके आपको रुकना है, लास्ट में जाके आपको रुकना है। क्यों, क्योंकि समझ में आया, विदाउट बाउंडिंग फंक्शन को अपन को यूज करना होता है। बैक ट्रैकिंग में बच्चों डीएफएस यूज आता है और विदाउट बाउंडिंग फंक्शन यूज आते हैं। नेक्स्ट चलिए, 4 KB पेज साइज वाले पेजिंग सिस्टम में यदि किसी प्रोसेस का आकार 38 KB है। अब बच्चों प्रोसेस कितना 38 KB है, ये लीजिए प्रोसेस आपका यहाँ से यहाँ तक है 38 KB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस आपका 38 KB, तो इंटरनेट फ्रेगमेंटेशन KB में याद कीजिए। अब बच्चों एक बार बताइए 4 KB है ना, 4 KB, ये 4 KB, 4 KB, 4 KB, 4 KB, ये 4 KB। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 4 KB पेज साइज, तो फ्रेम भी 4 KB का होगा। वाले पेजिंग सिस्टम में यदि किसी प्रोसेस का आकार 38 KB, तो 9 फ्रेम तो ये बन गए बच्चों। क्लियर, तो याद रखिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना होगा। तो बच्चों एक जो होगा ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, मतलब ये 2 KB भरा गया बच्चों, 2 KB यहाँ बच गया, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तो याद रखिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब कोई प्रोसेस आ जाता है। अब बच्चों ये रूल है कि एक फ्रेम में एक ही प्रोसेस आता है, दूसरा आ नहीं सकता। तो बच्चों पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 KB बच्चों। क्लियर, 2 KB।
ये पॉइंट याद रखना। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना होगा 2 kb। 2 kb क्यों बच्चों? क्योंकि ये आप सबको पता है कि जो नो है ना, नो उसमें कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं। जो 2 kb का जो डेटा है, अच्छा बना कितने का 4 kb, लेकिन डेटा कितना 2 kb, 2 kb, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 2 kb का रहेगा। क्लियर? तो ये चीज आपकी अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि रैम जो होती है वो ब्लॉक को लेती है। अब बच्चों ब्लॉक आता है, कोई ब्लॉक आ गया पूरा पूरा फिट हो गया, जब तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन कम रह गया तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर 2 kb का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। क्यों है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? क्लियर हो जाना चाहिए। एक्चुअली आगे बढ़ते हैं। आप अपनी एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को नवीनतम फॉर्मेट, पावर पॉइंट है तो पीपीटी फॉर्मेट में या एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में सेव करिए। तो बच्चों पीपीटी एक्स है ना, आप अपनी एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को नवीनतम में तो पीपीटी है और ये पीपीटी। बच्चों क्लियर? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटी। बच्चों क्लियर? तो बिल्कुल लेटेस्ट है तो पीपीटी एक्स, क्योंकि वो एक्सएमएल को सपोर्ट करता है, और वो है तो बच्चों पीपीटी। यहाँ तक भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तगड़ा पावर पॉइंट पढ़ा रखा है, 2 वीडियो बताएं, 2 वीडियो भी नहीं देख सकते तो क्या करूं मैं तुमको, क्या करूं बताओ? कुछ नहीं कर सकता। चलो मत देखना, कोई दिक्कत, लेकिन याद रखना पेपर बनाने वाले को थोड़ी पता है क्या देना है, पूरा एमएस ऑफिस भी दे सकता। क्लियर? तो याद रखिए आप अपनी एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का न्यूनतम फॉर्मेट क्या होता है? पीपीटी एक्स, और ये क्या है? पीपीटी। बच्चों अगर 2003 तक की बात करें तो पीपीटी एक्सटेंशन, और 2007 से पीछे वाले की बात करें तो बच्चों क्या होता है? पीपीटी एक्स। क्लियर? तो ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है मैंने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल का एग्रीगेट फंक्शन नहीं? एवरेज, सम, ऑर्डर बाई नहीं है बच्चों। 4-5 होते हैं, एवरेज है, सम है, मीन है, मैक्स और काउंट है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों एक नेटवर्क के डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस से किसके माध्यम से संचार करते हैं? एक नेटवर्क ही है बच्चों, दूसरा नेटवर्क ही है, और बच्चों ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो बच्चों किसके माध्यम से संचार करेंगे? तो बच्चों राउटर। तो फाइल सर्वर, यूटिलिटी सर्वर, प्रिंटर, गेटवे। राउटर एक गेटवे ही तो है बच्चों, गेटवे के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्या ये क्लियर है? या सर्वर वर्वर का कोई रोल ही नहीं है बच्चों, कि एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क के कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर से कम्युनिकेट होते हैं, तो राउटर के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं। और राउटर कौन सा है बच्चों? ये राउटर भी तो एक गेटवे ही है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित को उनके अस्तित्व में आने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या है? डब्ल्यू, अर्पानेट, वाईफाई, टीसीपी/आईपी। सबसे पहले अर्पानेट आया बच्चों। क्लियर? सबसे पहले अर्पानेट आया। अर्पानेट कब आया? 1969 में आ गया था। उसके बाद बच्चों सबसे लेटेस्ट वाईफाई है। वाईफाई सबसे लेटेस्ट है बच्चों, 1, 2, 2, 3, 4। बच्चों क्लियर? फिर सबसे पहले अर्पानेट आया, फिर टीसीपी/आईपी आया, तो अर्पानेट आ गया 2, फिर आया टीसीपी/आईपी। बच्चों क्लियर? टीसीपी/आईपी आया, है ना, कितना आया? 4। फिर आया बच्चों डब्ल्यू, 1990 में आया डब्ल्यू। फिर आया वाईफाई, वाईफाई 99 के आसपास आया। वाईफाई 3, तो 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। क्लियर? इजी क्वेश्चन है कि कब कब आया, कौन कब आया। अर्पानेट सबसे पहले आया, फिर टीसीपी/आईपी आया 1975 के आसपास, है ना। फिर बच्चों अर्पानेट आया 69, टीसीपी/आईपी 75, डब्ल्यू 90, और वाईफाई हो गया 99। क्लियर? इस तरीके से आए थे, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, हर चीज को समझा रखा है। किस HTML एलिमेंट का उपयोग किसी अन्य पेज या रिसोर्सेज के लिए क्लिकेबल लिंक बनाने हेतु, हाइपर लिंक बनाने हेतु यूज होता है? तो एट्रीब्यूट नहीं पूछा उसने, क्या पूछा? एलिमेंट। एट्रीब्यूट पूछता तो href होता, एलिमेंट पूछता है, टैग पूछता है तो इनका टैग होगा, एलिमेंट पूछा है तो इनका टैग होगा। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। एंकर टैग, एलिमेंट अगर पूछता है तो एंकर टैग होगा, एलिमेंट अगर पूछता है तो क्या होगा? एंकर टैग। टैग पूछता है तो एंकर टैग। हाइपरलिंक के लिए, क्लिकेबल इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों एंकर टैग यूज करते हैं। किस HTML एलिमेंट का उपयोग किसी अन्य पेज या रिसोर्सेज के लिए क्लिकेबल लिंक बनाने हेतु किया जाता है? एंकर टैग। मॉड्यूल्स के बीच सापेक्ष परस्पर निर्भरता का माप है, तो मॉड्यूल के बीच निर्भरता, उसको क्या कहते हैं? कपलिंग। मॉड्यूल के बीच निर्भरता को कपलिंग कहते हैं। क्लियर? मॉड्यूल के बीच निर्भरता को क्या कहते हैं? कपलिंग। क्लियर है बच्चों?
हाँ जी, मॉड्यूल के बीच निर्भरता को क्या कहते हैं? कपलिंग। एक क्वेश्चन पूछा, किसी ने क्या पूछा? अरे नवल ने क्वेश्चन आने से पहले ही आंसर कैसे सेंड कर दिया? अरे शुक्ल तेरा ध्यान रखना बेवकूफ, नवल का बड़ा ध्यान रखता है, नवल देगा तेरे को कमा के। शुक्ला आ गया बस कोचिंग में डिस्टरबेंस करने। गांव का आदमी। चलिए, मॉड्यूल के बीच सापेक्ष परस्पर निर्भरता का माप क्या है? कपलिंग। कपलिंग क्या करता है बच्चों? समझ में आ गया? कपलिंग क्या करता है? कपलिंग खुद का ध्यान रखता नहीं है, सुबह तो समझाया था, दूसरों का ध्यान रखते हैं। तो कपलिंग मॉड्यूल के बीच सापेक्ष परस्पर निर्भरता का माप है कपलिंग। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सएमएल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक्सएमएल के संबंध, अब कोई कहे सर मैंने तो एक्सएमएल पढ़ा ही नहीं, मेरे तो जीवन ऐसे ही निकल गया बिना एक्सएमएल पढ़े, तो गरीबों बता देता हूँ। एक्सएमएल में प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं, एक्सएमएल में प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं, एक्सएमएल के अंदर बच्चों यूजर डिफाइंड टैग भी होते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे, वापस सुनो, एचटीएमएल होता है उसमें प्री डिफाइंड टैग होते हैं, सीएसएस में प्री डिफाइंड टैग होते हैं बच्चों। क्लियर? कोडिंग भी की जा सकती है सीएसएस में, लेकिन बच्चों मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जो एक्सएमएल होता है उसमें यूजर डिफाइंड टैग होता है। आप किसी भी चीज को टैग बना सकते हो बच्चों। क्लियर? किसके अंदर? एक्सएमएल के अंदर। फिर क्वेश्चन क्या उठता है कि सर एक बार बताइए एक्सएमएल काम क्या आती है? तो डेटाबेस में डेटा डालने निकालने इनके काम में आती है। कौन? एक्सएमएल बच्चों। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इट इज यूज टू डिस्प्ले डेटा ओनली, गलत है। डिस्प्ले डेटा ओनली वो तो एक्सएमएल है, वो तो एचटीएमएल है। एक्सएमएल का उपयोग डेटाबेस के रूप में किया जा सकता है, डेटाबेस के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल। एक्सएमएल का उपयोग डेटाबेस के रूप में किया जा सकता है। एक्सपाथ का उपयोग सर्वर का आईपी एड्रेस संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एक्सपाथ का उपयोग गलत है बच्चों, एक्सपाथ नहीं, सर्वर का आईपी एड्रेस संग्रहित करने के लिए नहीं किया जाता है, ये लिंक होते हैं बच्चों, एक्सपाथ, है ना। तो आईपी एड्रेस संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। अन्य दस्तावेजों के साथ लिंक्स निर्दिष्ट करने के लिए एक्सएमएल के साथ एक्सएलएल डेफिनेशन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल बच्चों। एक्सएमएल में अगर अन्य चीजें जोड़नी है तो एक्सएलएल डेफिनेशन को यूज किया जाता है। क्लियर? तो एक बार इसको देख लेना, बाकी एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, है ना, तो एक बार इसको देख लेना, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटरप्ट के संबंध में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। इंटरप्ट क्या होता है बच्चों? आप सबको पता है, कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है, उसको डिस्टर्ब करना क्या कहलाता है? इंटरप्ट बच्चों। क्लियर? जो भी प्रोग्राम कंटिन्यूअस चल रहा है उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक करने वाला कौन होता है? इंटरप्ट। यदि किसी प्रोसेस को सिस्टम कॉल हैंडलिंग के दौरान इंटरप्ट किया जाए तो ओएस क्रैश हो सकता है। अब देखो, यदि किसी प्रोसेस को सिस्टम कॉल हैंडलिंग के दौरान इंटरप्ट किया जाए तो ओएस क्रैश हो जाता है। अरे ओएस बना ही इसलिए होता है कि वो इंटरप्ट को हैंडल करे। अब बच्चों ओएस कोई काम कर रहा है, इंटरप्ट आ गया तो क्रैश हो जाएगा क्या? बिल्कुल ही गलत है। If a process is interrupted during system call handling, then the OS will crash. ये तो गलत है बच्चों। If a process is interrupted during system call handling, then the process is moved to the ready queue. अब एक बार बताइए वो क्या कह रहा है? यदि किसी प्रोसेस को सिस्टम कॉल हैंडलिंग के दौरान इंटरप्ट किया जाए, है ना, तो प्रोसेस को रेडी क्यू में भेज देता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी रैंकिंग क्या है, जो आया है उसकी रैंकिंग क्या है। इंटरप्ट है ना, वो मास्केबल है, नॉन मास्केबल है, या लो लेवल का इंटरप्ट है, हाई लेवल का इंटरप्ट है, उसके ऊपर टिका हुआ। यदि इंटरप्ट हैंडलर को इंटरप्ट किया जाए, मतलब जो इंटरप्ट हैंडलर है ना, हैंडल कर रहा है, उसी पे इंटरप्ट भेज दो, उसी को इंटरप्ट कर दे तो फिर ओएस क्रैश हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। देखो बच्चों सुनना, मान लीजिए कोई ओएस है, वो क्या कर रहा है? किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा है। अब बच्चों उसके पास कोई इंटरप्ट आ गया तो वो क्रैश नहीं होगा, लेकिन ओएस का जो प्रोसेस हैंडलर है बच्चों, क्लियर, ओएस का जो इंटरप्ट हैंडलर है उसी को इंटरप्ट कर दे अपन तो फिर ओएस क्रैश हो जाता है। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली थर्ड। एक बार ये क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट करो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है, ओनली क्या आ जाएगा? थर्ड। बच्चों एक चीज बताइए, क्या इंटरप्ट आते ही जो प्रोग्राम है वो हॉल्ट होके नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है? ऐसा नहीं है बच्चों। क्लियर? देखा जाता है इंटरप्ट की प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है इंटरप्ट मास्केबल हो, नॉन मास्केबल हो, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। कहाँ पढ़ा रखी है बच्चों? मैराथन के अंदर खूब जोर जोर से बोल बोल के पढ़ाया था। क्लियर? तो जरूर देखिएगा इसको। और इंटरप्ट तो बच्चों मैंने फंडामेंटल में पढ़ा रखा है,
तो वहां से भी जरूर देखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। यहाँ पर आइए, जब किसी पेरिफेरल डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम का तत्काल ध्यान चाहिए होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है। अब पेरिफेरल डिवाइसेज क्या करते हैं बच्चों, डेटा भेजना चाहती है कंप्यूटर को, तो वो इंटरप्ट जनरेट करती है बच्चों। क्लियर। पेज, फाइल, स्टैक, इंटरप्ट जनरेट करती है बच्चों। दो तरीके की चीज होती है बच्चों। क्लियर। दो तरीके की चीज होती है, एक तो पोलिंग और एक होता है इंटरप्ट, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, ये इंटरप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी पेरिफेरल कंप्यूटर को क्या भेजना चाहती है, इंस्ट्रक्शन भेजना चाहती है, तो क्या करती है, वो इंटरप्ट जनरेट करती है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क आर्किटेक्चर में डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता। तो पीयर टू पीयर में कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहते हैं आजकल। लेकिन जहां पर भी क्लाइंट या सर्वर आ जाता है, याद रखिए उसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में बच्चों डेडिकेटेड सर्वर होता है। क्लाइंट टू पीयर नेटवर्क में भी होता है, क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क में भी होता है, लेकिन पीयर टू पीयर में कोई ना तो सर्वर होता है ना कोई क्लाइंट होता है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य असत्य है। ठीक है, मेश टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी की तुलना में कम महंगी होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। मेश ही सबसे ज्यादा महंगी है क्योंकि इसमें वायर बहुत ज्यादा चाहिए। स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस के पास केवल एक लिंक और एक आईओ पोर्ट होता है, बिल्कुल सही है बच्चों। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस के पास एक इनपुट होता है और बच्चों एक आईओ पोर्ट होता है, एक तो लिंक होता है, एक आईओ पोर्ट होता है। क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड बच्चों। क्लियर। हाँ जी, क्या ये क्लियर है बच्चों, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड आपका सही है, फर्स्ट आपका गलत है। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में एक लिंक चाहिए और एक क्या चाहिए, प्रत्येक डिवाइस के पास इनपुट आउटपुट पोर्ट बच्चों। क्लियर। सेंटर डिवाइस को छोड़ दो, तो डिवाइस सेंटर डिवाइस की तो ऐसे नहीं बोल रहा है क्योंकि इसको तो स्विच और ये हब कहते हैं बच्चों। क्लियर। तो याद रखिए, स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस के पास केवल एक लिंक और एक आईओ पोर्ट होता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आइएगा, निम्न कोएफिशिएंट का प्रकार कौन सा। तो सबसे कम कोएफिशिएंट कौन सा होता है, सबसे घटिया कोएफिशिएंट कौन सा होता है, ये पूछा है। निम्न कोएफिशिएंट हाई होना चाहिए, लेकिन निम्न कोएफिशिएंट होता है कोइंसिडेंटल बच्चों। क्लियर। तो याद रखिए, कोइंसिडेंटल मतलब मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको कोइंसिडेंटली रख देते हैं बच्चों। क्लियर। क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है, तो ओनली फर्स्ट बच्चों। क्लियर। ओनली फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ओनली फर्स्ट ही असत्य है बच्चों, असत्य बोला है उसने, फॉल्स पूछा, फॉल्स। क्लियर। हिमांशु कह रहा है ए प्लस 2 में क्या सोल्व होगा। ए में वे जो वैल्यू होगी ए ऐसे टूटेगा, वो ए इक्वलेंट ए प्लस 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 2, तो ये ऐसे टूटेगा, ए प्लस प्लस और प्लस 2 ऐसे टूटेगा। तो ए में अगर मान लो 5 है, हिमांशु ए में अगर 5 है, तो ए में अगर 5 है, हिमांशु ए में अगर 5 है तो 5 और 2 7 हो जाएगा, है ना। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 7, ए में 7 आ जाएगा। अब ए में 7 आ गया, ये लीजिए, लेकिन बाहर निकलने से पहले, यहाँ से बाहर निकलने से पहले प्लस प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पेन नहीं घिस गया इस बार, इतना पढ़ा है मैंने तुम। चले गरीबों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कोइंसिडेंट सबसे घटिया कोइंसिडेंट कौन सा, तो कोइंसिडेंटल कोइंसिडेंट सबसे घटिया कोइंसिडेंट है। क्लियर। क्योंकि याद रखिए, कोइंसिडेंटल कोइंसिडेंट सबसे घटिया कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट, कपलिंग, ये सब पढ़ के जाना रे गरीबों। नेक्स्ट आगे पढ़ो बच्चों। की लॉगर्स का एक रूप है, तो की लॉगर्स क्या होता है, स्पाईवेयर होते हैं बच्चों। क्लियर। मैंने आपको बताया था स्पाईवेयर दो तरीके के होते हैं बच्चों, कौन कौन से, एक तो की लॉगर और एक क्या होता है, कुकीज। क्लियर। मैंने पढ़ा रखा है ये सब, एक एक पॉइंट पढ़ा रखे। नेक्स्ट चलिए, शोल्डर सर्फिंग क्या होता है, किसी का डेस्कटॉप लैपटॉप देखना, ऐसे कंधा ऊंचा कर करके देखना, तुम करते हो ना, तुम करते हो गरीबों, ये तुम्हारे काम है। टॉर्जन क्या करता है, टॉर्जन बच्चों लगता उपयोगी है लेकिन होता नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग एक थ्रेड्स होते हैं बच्चों, जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज करते हैं एक दूसरे को, देख लूंगा ये करते हैं। जब कोई जाता है तो कुछ देखता है नहीं बच्चों, बस दूर से कहता है देख लूंगा देख लूंगा,
लेकिन उसके पास पहुंच जाओ तो कहते हैं भाई सब गलती हो गई, कुछ नहीं देखना, जाओ आप। क्लियर? तो वो होता है बच्चों सोशल इंजीनियरिंग। समझ में आया बच्चों? अपने बहकाओं में ले लेना, किसी से गलत काम करा लेना कि देख भाई बाबू सोशल इंजीनियरिंग, कोई गाना आया, बोल बाबू तेरे को गाना पसंद है, घर पे आके गाना गाऊं तेरे, तो ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। कोई थ्रेड्स कर दे, किसी का वीडियो दूसरे के साथ दिखा दे, शो कर दे, ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग सोशल मीडिया से निकला है, सोशल मीडिया के ऊपर थ्रेड्स डेवलप कर देना, ये सब क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग। क्लियर? अपनी बातों में ले लेना, बहला फुसला लेना। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। कंटेंशन बेस्ड मेक प्रोटोकॉल का सामान्यतः उपयोग किसमें किया जाता है? तो बच्चों मेक प्रोटोकॉल का उपयोग इथरनेट नेटवर्क में किया जाता है। मेक प्रोटोकॉल इथरनेट नेटवर्क, टोकन रिंग नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क गलत है बच्चों। मेक आते ही इथरनेट। सर कैसे थके कैसे लग रहे हो? तो अब क्या करूं भाई, रात हो गई, अब तो 8 बज गए, थकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? सुबह 6 बजे से चल रहे हैं, थके तो लग ही रहे हैं। तो मैं क्या गाना गाऊं अब? थकना ही है अब, क्या आगे एंड 40 साल के तो हो ही गए, अब तो थकना ही है बाबू, थोड़ा दिनों में बिल्कुल ही थक जाएंगे। चलो टॉपिक पे आ जा रहे। गरीब है, तेरे को बहुत थका लग रहा हूं मैं। कंटेंशन बेस्ड मेक प्रोटोकॉल का सामान्यतः उपयोग किसमें किया जाता है? इथरनेट प्रोटोकॉल में। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों याद रखना, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। ऐसी प्रणाली पे विचार कीजिए जिसमें लॉजिकल एड्रेस स्पेस में 512 बाइट आकार के 4K पेज है। लॉजिकल एड्रेस की बिट की संख्या कितनी है? ये अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में 512 बाइट आकार के 4K पेज है। 4K पेज है बच्चों, एक पेज 512 बाइट का, एक पेज 512 बाइट का है बच्चों। क्लियर? लॉजिकल स्पेस सेकेंडरी स्टोरेज, एक पेज 512 बाइट का है। इस है कितने पेज? पेज कितने? 4K पेज है। 4K मतलब 4 इंटू 2 की पावर 10 पेज बच्चों। क्लियर? इतने पेज है, यानी 2 की पावर 12 पेज है। 2 की पावर 12 पेज है बच्चों। क्लियर? 4K पेज का मतलब 2 की पावर 12 पेज है। अब बच्चों 512 बाइट का एक पेज है। अब वो ये क्या कह रहा है? लॉजिकल एड्रेस के बिट की संख्या कितनी होगी? लॉजिकल एड्रेस के बिट की संख्या कितनी होगी? पेज को नंबरिंग देने के तरीके के लिए बिट चाहिए 12। पेज की नंबरिंग के लिए बिट चाहिए कितनी? 12। नंबरिंग बिट कितनी चाहिए? 12 प्लस बाइट की नंबरिंग तो आपको पता है 2 की पावर 9, क्योंकि 2 की पावर 9 बाइट है ना बच्चों, तो 9 बिट वहां चाहिए। 12 9 कितना? 21। तो बच्चों याद रखिए 21 बिट चाहिए आपको। कितनी? 21 बिट चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर 21 बिट चाहिए। क्लियर है? 21 बिट क्यों चाहिए बच्चों? पेज की नंबरिंग के लिए 12 बिट। और बच्चों जो एक पेज में कितने बाइट है? 512। और 2 की पावर 9 है ना, तो 9 बिट वहां चाहिए। तो मैंने पेजिंग खूब तगड़े तरीके से पढ़ाई थी, क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाता है। वेब पेज पर किसी HTML एलिमेंट की पोजीशन नियंत्रित करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? तो पोजीशन में क्या होता है बच्चों? अपन CSS के अंदर कोडिंग करते हैं पोजीशन। मधु मैं ये कह रहा हूं बैठ के पढ़ ले, है ना, आधा घंटा लगे। ठीक, हाँ जी करें स्टार्ट। तो बच्चों ध्यान रखना क्या है क्वेश्चन। वेब पेज पर किसी HTML एलिमेंट की पोजीशन नियंत्रित करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों पोजीशन के लिए पोजीशन को यूज करते हैं। इसमें अपन ये बता सकते हैं कि वर्टिकल कितने डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कितने डिस्टेंस, कितना कितना छोड़ना है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, रिलेटेड क्या करो टॉपिक को। निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क सबसे छोटे
भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है तो पैन। सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र किसका है? पैन फिनलैंड। बच्चों क्लियर? लैंड के बाद कैन, फिर मैन, फिर वैन। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, ये इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इंट्रा है, ये इंटर नहीं है, इंट्रानेट एक पब्लिक नेटवर्क, गलत है। इंटरनेट तो ये है, इंटरनेट परस्पर जुड़े एक नेटवर्क का समूह है, सही है। बच्चों एक्स्ट्रानेट एक इंटरनेट नेटवर्क है जिसे अधिकृत उपयोगकर्ता भारी रूप से एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो बच्चों बी और सी बिल्कुल सही है। सही पूछा है, गलत पूछा, उसने सत्य पूछा। सत्य वचन तो सत्य वचन ही बताइए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन फायरवॉल के रूप में कार्य कर सकता है? तो बच्चों प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल होता है। एप्लीकेशन सर्वर कभी नहीं करता, एप्लीकेशन लेयर जरूर होती है, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल जरूर होता है। प्रॉक्सी सर्वर एज ए फायरवॉल काम कर सकता है बच्चों, क्लियर। बाकी और कोई सर्वर फायरवॉल की तरह काम नहीं करता बच्चों। थर्ड जनरेशन फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल थी। नेक्स्ट चलिए, स्पाइरल मॉडल में रिस्क एनालाइज कब किया जाता है? बच्चों पहला प्लानिंग, फिर रिस्क एनालिसिस, फिर डेवलपमेंट। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए प्रत्येक द फर्स्ट लूप, एवरी लूप में रिस्क एनालिसिस किया जाता है। प्रत्येक लूप में स्पाइरल मॉडल खूब पढ़ा है बच्चों, क्लियर। 4 फेस होते हैं, प्लानिंग होती है बच्चों, रिस्क एनालिसिस होता है, फिर बच्चों इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है, और फिर बच्चों आपका फीडबैक वाला पार्ट होता है। समझ में आ गया? पूरा अच्छी तरीके से स्पाइरल पढ़ा है। रिस्क की जब भी बात आए, स्पाइरल मॉडल अपन को यूज करना है। स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट, सिस्टम फ्लो चार्ट में कीबोर्ड सिंबल का क्या महत्व है? जब सिस्टम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना बच्चों, तो उसमें कीबोर्ड बना हुआ होता है, उसका मतलब है कि कोई यूजर मैनुअल इनपुट देगा बच्चों, क्लियर। तो कीबोर्ड का जब डायग्राम आता है ना, तो उसका मतलब होता है कि कीबोर्ड मतलब मैनुअल आपको इनपुट देना है। तो याद रखिए सिस्टम फ्लो चार्ट में कीबोर्ड सिंबल का क्या महत्व है? ये किसी प्रोसेस के अंत को दर्शाता है, ये ऑनलाइन स्टोरेज को दर्शाता है, ये यूजर द्वारा मैनुअल डेटा एंट्री को दर्शाता है कि यूजर मैनुअल डेटा एंट्री करेगा, है ना। याद रखना, कई बार देखा होगा आपने कीबोर्ड बना होता है, उसका मतलब है कि व्यक्ति कीबोर्ड से मैनुअल एंट्री करेगा। यह किसी प्रोग्राम की शुरुआत को दर्शाता है। प्रोग्राम की शुरुआत को कौन दर्शाता है? एलिप्स। खत्म कौन दर्शाता है? क्लियर, एलिप्स। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। किसी प्रोसेस के अंत को दर्शाता है एलिप्स। ऑनलाइन स्टोरेज को दर्शाता है स्टोरेज। स्टोरेज बच्चों इसमें ऑनलाइन स्टोरेज बताने कैसे दिखाते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन के संबंध में रोबोट्स टेक्स्ट फाइल का उद्देश्य क्या है? तो सर्च इंजन के संदर्भ में रोबोट्स टेक्स्ट फाइल का उद्देश्य क्या है? ये वेबसाइट की स्पीड बढ़ाती है, ये वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ाती है, ये सर्च इंजन ट्रैवलर्स को बताती है कि किन किन पेज को इंडेक्स करना है या इग्नोर करना है। बच्चों ये एक टेक्स्ट फाइल है जो क्या करती है, ये बताती है, क्राउलर को बताती है बच्चों, क्लियर। जो नंबरिंग इंडेक्सिंग देता है या प्रायोरिटी देता है उसको कहते हैं क्राउलर। तो सर्च इंजन क्राउलर्स को बताती है कि किन किन पेज को इंडेक्स करना है या इग्नोर करना है बच्चों, क्लियर। कौन सी? रोबोट्स टेक्स्ट एक फाइल है जो नंबरिंग किसको देना है किसको नहीं देना ये बताती है। इसको मैनेज किया जा सकता है बच्चों, ध्यान रखना, इसको मैनेज किया जा सकता है। जब आप पैसा खर्च करोगे तो ये मैनेज हो जाता है, और ये बताएगा कि भाई किसको आप प्रायोरिटी पे रखो, किसको प्रायोरिटी पे मत रखो, क्लियर। तो याद रखना, रोबोट्स टेक्स्ट सर्च इंजन क्राउलर को बताते हैं कि किन किन पेज को इंडेक्स करना है। इंडेक्स मतलब सामने दिखाना है, किसके? सर्चर के सामने दिखाना है, और किसको? उसके सामने नहीं दिखाना है, क्लियर। साइट इंडेक्सिंग के काम आती है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलिए, द काउंट फंक्शन काउंट द नल एंड डुप्लीकेट वैल्यू इन द रो। तो काउंट नल को काउंट नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है। काउंट नॉट नल वैल्यू को काउंट करता है बच्चों। ए फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट व्हिच वैल्यू इज रेफरेंसेड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, ये बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत है, और स्टेटमेंट सेकंड आपका ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट सत्य है, स्टेटमेंट फर्स्ट असत्य है, स्टेटमेंट सेकंड सत्य है। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? पहला तो फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है, वेरी गुड। अधिकतर बच्चों के कंसेप्ट क्लियर है। तुमको कौन रोकेगा नौकरी से? कौन रोकेगा गरीबों तुमको नौकरी से? ई गोले का ध्यान रखना, ई गोला ढंग से भर के आना। जब कोई नहीं आ रहा आंसर तो ई गोला भर देना
बच्चों ई गोले छोड़ के आओगे तो ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे पिछली बार इसकी वजह से भी गड़बड़ हो गए थे। ई गोला क्यों बनना है ये मैंने समझा ही रखा है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेसिंग मोड ऐसे ऑपरेंड तक पहुंच प्रदान करता है जिसका स्थान उस डेटा स्ट्रक्चर की शुरुआत के सापेक्ष निर्धारित होता है जिससे वह उपस्थित है। जैसे एरे है बच्चों, एरे का बेस एड्रेस है, तो बेस एड्रेस के बाद इंडेक्स को अपन मान लो ये 1000 है, तो बच्चों इंडेक्स मान लो आपका 12 है, तो बच्चों 1000 प्लस 12, बच्चों क्लियर, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है। तो बच्चों बहुत बड़ी डेटा स्ट्रक्चर है, उसका बेस एड्रेस में इंडेक्स जोड़ के जो निकलता है उसको असेंडिंग सॉर्टिंग इंडेक्स, तो इंडेक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट तो क्या होता है कि बच्चों मेमोरी के ऊपर जाओ, वहां पर कोई एड्रेस मिलेगा वहां पर जाओ और वहां पर डेटा मिलेगा। इंडेक्स में बेस प्लस इंडेक्स होता है, क्लियर। तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेसिंग मोड ऐसे ऑपरेंड तक पहुंच प्रदान करता है जिसका स्थान उस डेटा स्ट्रक्चर की शुरुआत के सापेक्ष निर्धारित होता है जिसमें वह उपस्थित है। क्या हो जाएगा, इंडेक्स, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। वे प्रोटोकॉल जिनमें डेटा ट्रांसफर से पहले दो डिवाइस के बीच लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करना आवश्यक होता है, लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करना आवश्यक होता है, कहलाते हैं डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बच्चों क्लियर। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, लिंक टू कनेक्शन प्रोटोकॉल, ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल। तो वे प्रोटोकॉल जिनमें डेटा ट्रांसफर से पहले दो डिवाइस के बीच में लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करना है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बच्चों क्लियर। याद रखना दो तरीके के होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी समझ में आ गया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इनको कहते हैं कनेक्शन प्रोटोकॉल। क्या ये क्लियर है भाई। दो डिवाइसेस के बीच में लॉजिकल, फिजिकल नहीं, लॉजिकल कनेक्शन बनाना, वे प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। वे प्रोटोकॉल जिनमें डेटा ट्रांसफर से पहले दो डिवाइसेस के बीच लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करना आवश्यक होता है कहलाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसको टीसीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीसीपी। एक होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल जिनको यूडीपी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कनेक्शन होना जरूरी है, कौन सा, लॉजिकल, इसको वर्चुअल सर्किट कनेक्शन भी कहते हैं। अरे यूडीपी नहीं है गरीबो, टीसीपी कनेक्शन, दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन, वर्चुअल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन होना जरूरी है। फिजिकल कनेक्शन होता तो सर्किट स्विचिंग हो जाता। बच्चों क्लियर। लॉजिकल कनेक्शन है तो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है, क्लियर। तो ये कौन सा है, टीसीपी। ये टीसीपी का नाम है, ध्यान रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अन्य कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, क्लियर। क्या ये क्लियर है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले कि वर्चुअल सर्किट बनता है, एक लॉजिकल सर्किट बनता है, दो डिवाइसेस के बीच में रेंडमली डेटा किसी भी से भी नहीं जाता, उसी सर्किट से जाते हैं, सीक्वेंस में जाते हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है, क्लियर है, इससे भी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उससे साइबर सिक्योरिटी अटैक को क्या कहा जाता है, जो एक बड़े अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को टारगेट करता है। तो बच्चों उसको कहते हैं बॉटनेट अटैक। क्या कहते हैं, बॉटनेट। अच्छा, डीडीओएस अटैक क्या होता है, तो डीडीओएस अटैक फ्लड होता है बच्चों, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है डिफरेंट लोकेशन से, बच्चों क्लियर, उसको कहते हैं अपन डीडीओएस अटैक। जीरो डे अटैक क्या कहलाता है, जीरो डे अटैक कि अपन को जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, बच्चों क्लियर, जिसको पता नहीं कर पाया था उसकी वजह से अटैक। और स्पीयर फिशिंग अटैक क्या होता है, तो फिशिंग अटैक बच्चों मतलब लालच देके फंसाना, क्लियर। तो अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो। उससे साइबर सिक्योरिटी अटैक को क्या कहा जाता है, तो एक बड़े अटैक नेटवर्क बनाने के लिए बच्चों बड़े अटैक नेटवर्क बनाया जाता है बॉटनेट, इन्फेक्टेड फाइलों का ग्रुप, कंप्यूटर्स का ग्रुप। अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज को टारगेट करता है, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए बॉटनेट अटैक। तो बॉटनेट अटैक में क्या होता है कि बच्चों मान लीजिए 5 कंप्यूटर को अपन को बॉटनेट बनाना है, तो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उनमें इन्फेक्टेड फाइल डाल देते हैं, तो इस अटैक को अपन क्या कहते हैं, बॉटनेट अटैक, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। बॉटनेट को यूज किया जाता है डीडीओएस अटैक में, रोबोटनेट को डीडीओएस अटैक में, लेकिन ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है फाइलों को इन्फेक्टेड करके अपने कंट्रोल में ले लेना क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर्स को इन्फेक्टेड फाइलों के थ्रू अपने कंट्रोल में ले लेना, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। इन्फेक्टेड नेटवर्क बना लेते हैं, मान लो 5 कंप्यूटर हैं तो पांचों का एक नेटवर्क बन जाता है, उसको कहते हैं बॉटनेट, क्लियर। सर डीडीओएस नहीं होगा क्या, डीडीओएस इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीडीओएस, इसने पूछा क्या है,
इसने पूछा क्या, पहले उसकी आत्मा को तलाशो। इसने ये कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है और बच्चों सर्वर को बिजी कर देती है, ऐसा बोला क्या इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं बच्चों क्लियर, उनके ऊपर अटैक करके उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं और उन इन्फेक्टेड मशीनों का एक नेटवर्क बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों बॉटनेट। क्लियर। तो जब जैसा बोले वैसे ही तो आंसर दोगे। जो बोला वो आंसर दो, अंतर तो है भारी। डिफरेंट आईपी एड्रेस से अटैक, वो है सर DDoS। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्फेक्टेड बाय मल्टीपल मशीन, ठीक है। टारगेट हो रहा है सर, ठीक है। टारगेट सर्वर को बिजी कर देना DDoS, सर्वर को डिनाइल ऑफ सर्विस कर देना DDoS। क्लियर। नेटवर्क स्टक नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो बच्चों एक नेटवर्क बना है मशीनों का, इन्फेक्टेड मशीनों का, उसको बॉटनेट कहते हैं। सिस्टम मॉडल बनाते समय सिस्टम इंजीनियर द्वारा विचार किए जाने वाले कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो बच्चों जब मॉडल बनाए जाते हैं, डिजाइन किया जाता है, तो किस चीज के ऊपर वो ध्यान नहीं देता, अजम्पशन करता है, सिंप्लीफिकेशन करता है, लिमिटेशन ढूंढता है, लेकिन कोडिंग पे वो ध्यान नहीं देता। बच्चों याद रखना, सिस्टम इंजीनियर का कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम इंजीनियर सिस्टम एनालिसिस कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों क्या कह रहा है कि सिस्टम मॉडल बनाते समय सिस्टम इंजीनियर द्वारा विचार किए जाने वाले कंस्ट्रेनिंग फैक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प गलत है। क्या बच्चों सिस्टम एनालिसिस अजम्पशन बिल्कुल करता है बच्चों, क्लियर, सिंप्लीफिकेशन करता है, लिमिटेशन बांधता है, लेकिन कोडिंग से रिलेटेड उसका कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, तभी तो क्वेश्चन होंगे, ऐसे कैसे क्वेश्चन होंगे। बच्चों लिंक लिस्ट का एड्रेस फील्ड है, तो लिंक लिस्ट के एड्रेस फील्ड में क्या आता है, या तो नेक्स्ट का एड्रेस आता है बच्चों, क्लियर, अगले नोड का एड्रेस रहता है, नल कैरेक्टर भी रह सकता है, अगले पॉइंटर का एड्रेस रखता है, अगले पॉइंटर का एड्रेस नहीं। बच्चों आपका आंसर डी हो जाएगा। बच्चों लिंक लिस्ट पड़ी होगी तो किसी नोड के एड्रेस फील्ड में ये डेटा फील्ड होता है, ये एड्रेस फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है या फिर नल होता है। अगर लास्ट वाला है तो क्या होगा, नल होगा, न तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस फील्ड होता है। तो लिंक लिस्ट का एड्रेस फील्ड में या तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा या फिर बच्चों नल रहेगा। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, समझो इनको। नेक्स्ट, कॉलम ए के शब्दों का कॉलम सेकंड से सही मिलान करो। बच्चों अब बताइए, रो को टपल कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, टपल। रिवोक प्रिविलेज को वापस लेना, प्रिविलेज को वापस लेना। ट्रिगर इवेंट कंडीशन बच्चों, क्लियर, इवेंट कंडीशन एक्शन। और ऑडिट ट्रायल, तो ऑडिट क्यों किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए, ताकि ये देख ले कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऑडिट ट्रायल बच्चों, क्लियर। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ गया। ऑडिट ट्रायल सिक्योरिटी के लिए, रो टपल कहलाता है, रिवोक प्रिविलेज जो दिया है बच्चों, जो उसको पावर दी है उसको खींचना, ग्रांट पावर को देना, ट्रिगर इवेंट कंडीशन एक्शन। क्लियर। तो ये सारी चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए, किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग के संबंध में, पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग बच्चों, क्लियर, कितना स्पेस छोड़ना है, नहीं छोड़ना। पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइन स्पेसिंग किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच वर्टिकल स्पेस निर्धारित करती है। बिल्कुल, वर्टिकल स्पेस, क्लियर, कितना स्पेस रहेगा, ये बिल्कुल सही है बच्चों। दो लाइनों के बीच में कितना स्पेस रहेगा। लाइन स्पेसिंग किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच डायगोनल स्पेस, डायगोनल स्पेस कुछ नहीं होता बच्चों, क्लियर, पी, केवल पी सही है। आपसे पूछा गया, सही पूछा है गलत पूछा, कौन सा कथन सही है, तो ओनली पी बच्चों, क्लियर। तो ओनली पी। याद रखिए लाइन स्पेसिंग खूब की होगी। अगर किसी ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में नहीं किया, प्रैक्टिकल टॉपिक के बच्चों किया तो होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, 10-10, 15-15 मिनट में समझ में आ जाता है क्या होता है। लाइन स्पेसिंग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन क्या करता है, तो सम करता है कंडीशन के साथ, किसी कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू को जोड़ता है, सेल की एक रेंज में सभी नंबर को जोड़ता है, लिस्ट या डेटाबेस में सब टोटल लौटाता है बच्चों। ऑल दीज नहीं, एड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन ए कंडीशन। सम इफ बच्चों, क्लियर, सम इफ।
सम इफ क्या काम कर रहा है, समझ में आ गया। सम इफ करता है बच्चों, सब जोड़ता है, जो भी आपने दिया उन सबको जोड़ता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ता है बच्चों। क्लियर कि सम इफ ए की वैल्यू 10 से ज्यादा है या फिर जो एड्रेस फील्ड है उसकी वैल्यू 10 से ज्यादा है, तभी उनको जोड़ना है, हर एक वैल्यू को नहीं जोड़ना है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। स्मार्ट होम डैशबोर्ड बनाते समय थर्मोस्टेट या कैमरा जैसे आईओटी डिवाइसेस से सिक्योर रियल टाइम अपडेट सुनिश्चित करने के लिए कौन सी वेब पब्लिशिंग मेथड उपयोग की जाती है बच्चों। क्लियर, इंटरनेट के थ्रू अपन को क्या करना है, आईओटी डेवलप करना है बच्चों। क्लियर, तो स्मार्ट होम डैशबोर्ड, स्मार्ट होम बनाना है, थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर और कैमरे के थ्रू आईओटी डिवाइसेस से सिक्योर रियल टाइम अपडेट सुनिश्चित करने के लिए। तो मान लो थर्मोस्टेट से क्या होता है, मान लीजिए टेम्परेचर आपका 17 डिग्री आ गया तो आपका एसी चला दो, क्योंकि टेम्परेचर चलो मान लो 25 डिग्री आ गया तो आप एसी चला दीजिए बच्चों। क्लियर, तो और कैमरे के थ्रू, तो याद रखिए इंटरनेट के थ्रू भी आजकल आईओटी डेवलप हो रहे हैं। आईओटी मैंने पढ़ा रखा है, आपके रिकॉर्डेड में पढ़े हैं, तो बच्चों आईओटी है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो याद रखिए इसको डेवलप इंटरनेट के थ्रू भी किया जा रहा है। तो बच्चों स्मार्ट होम डैशबोर्ड बनाते समय थर्मोस्टेट या कैमरा से आईओटी डिवाइस से सिक्योर रियल टाइम अपडेट सुनिश्चित करने के लिए कौन सी वेब पब्लिशिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। एफटीपी सर्वर, स्टैटिक एचटीएमएल पेज, वेब सॉकेट कम्युनिकेशन बच्चों, वेब सॉकेट कम्युनिकेशन, वेब सॉकेट कम्युनिकेशन रियल टाइम कम्युनिकेशन है, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। वेब सॉकेट कम्युनिकेशन क्या होता है, आईओटी जैसे घर के अंदर बच्चों, आजकल जैसे एकल फैमिलीज रह गई है बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, हस्बैंड और वाइफ है, दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं, पानी भी नहीं पी पाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है, तो बच्चों पूरा आईओटी सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। इंडिया तो थोड़ा पीछे है, लेकिन यूरोप में ऐसा हो रहा है, आईओटी सिस्टम डेवलप कर लिया जाता है इंटरनेट के थ्रू, सब कुछ बच्चों कनेक्टेड हो जाता है, और बच्चों रोबोटिक सिस्टम से वो लेस कर दिए जाते हैं। वेब सॉकेट इनको कहते हैं, वेब सॉकेट, उसके थ्रू बच्चों ये क्या होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि भाई इस आदमी को क्या चाहिए। क्लियर, तो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन होते हैं ये बच्चों। आईओटी चीजों को इंटरनेट के थ्रू जोड़ दिया जाता है, और बच्चों थर्मोस्टेट और कैमरा से उनको क्या कर लिया जाता है, सेंस कर लिया जाता है बच्चों। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट चलिए, विदाउट पोलिंग का मतलब ये रियल टाइम पे होता है, इसलिए। नेक्स्ट, स्मार्ट होम डैशबोर्ड बनाते समय थर्मोस्टेट या कैमरा जैसे आईओटी डिवाइसेस से सिक्योर रियल टाइम अपडेट सुनिश्चित करने के लिए कौन सी वेब पब्लिशिंग मेथड उपयोग की जाती है। रिपीट हो गया, तो वेब सॉकेट कम्युनिकेशन। क्लियर, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए फिर कर लेंगे, थकान आ गई बच्चों। केस मेमोरी की अवधारणा किस पर आधारित है, एक तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के गुण पर आधारित है बच्चों। हेरोस्टिक 90-10 रूल बिल्कुल सही है। 90-10 रूल क्या होता है बच्चों, आपको मैंने बताया था कि याद रखिए जो भी सीपीयू को चाहिए वो डेटा 10% पार्ट के अंदर होता है, 10% मेमोरी में होता है बच्चों। क्लियर, 90-10 रूल हर जगह लागू होता है। प्रोग्राम के अंदर भी बच्चों ये याद रखना कि 90% जो एरर्स होती है वो 10% प्रोग्राम में ही होती है। वैसे ही बच्चों सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो बच्चों 10% हिस्सा ही होता है पूरे प्रोग्राम का बच्चों। क्लियर, वो आपको नजदीक रखना है और 90% को आपको दूर रखना है। क्लियर, और इस तथ्य पर कि रेफरेंस सामान्यतः क्लस्टर बनते हैं, जो भी सीपीयू को जो चाहिए वो एक साथ क्लस्टर के रूप में चाहिए होता है बच्चों। क्लियर, और क्लस्टर के रूप में ही होते हैं, तो इसलिए ये है पूरा कंसेप्ट इसका, केस का। नेक्स्ट, एकमात्र ट्रांजिशन जो स्वयं यूजर प्रोसेस द्वारा प्रारंभ किया जाता है वह है बच्चों। क्लियर, एक चीज बताइए, एकमात्र ट्रांजिशन जो स्वयं यूजर प्रोसेस द्वारा प्रारंभ किया जाता है वो है, तो बच्चों यूजर का प्रोसेस ही प्रारंभ करता है, क्योंकि प्रोसेस को कुछ चाहिए होगा बच्चों, इनपुट आउटपुट, या फिर वेट करना होगा, या कोई और चीज चाहिए, किसी और प्रोसेस का आउटपुट चाहिए, तो वो प्रारंभ करता है वो है बच्चों क्या, ब्लॉक जो होता है ना, ब्लॉक स्टेट प्रोसेस ही करता है, क्योंकि उसको इनपुट आउटपुट या कुछ चाहिए। लेकिन बच्चों याद रखना, न्यू है, रेडी है, रन है बच्चों, हाल्ट है, ये सब सीपीयू करता है। डिस्पैच क्या होता है, तो डिस्पैचर बच्चों वो प्रोग्राम्स होते हैं, डिस्पैचर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो बच्चों रैम से सीपीयू के अंदर क्या लेते हैं, प्रोसेस को लेते हैं, बैकअप नहीं बच्चों। क्लियर, ब्लॉक खुद प्रोग्राम खुद को ही करता है बच्चों। क्लियर, ब्लॉक आंसर क्या है, समझ में तो आ गया क्वेश्चन। तो एकमात्र ट्रांजिशन जो स्वयं यूजर प्रोसेस द्वारा प्रारंभ किया जाता है वो क्या है बच्चों, ब्लॉक। यूजर प्रोसेस स्वयं को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन रेडी और ये नहीं कर सकता।
क्लियर। नेक्स्ट चलिए, MS वर्ड 365 में आप इंसर्ट टेब पर क्लिक करके और टेबल चुनकर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, इंसर्ट टेबल होता ही है। MS वर्ड 365 में फाइंड एंड रिप्लेस पिक्चर को शॉर्टकट Ctrl+F द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अरे कोई सा भी ले लो, यही क्या सभी में एक जैसा ही है। MS वर्ड 365 में आप केवल अपने लोकल डिवाइस से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से नहीं। ये बिल्कुल गलत है। कौन सा? थर्ड वाला। फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, थर्ड वाला गलत है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिथम है जो समस्याओं का समाधान किस प्रकार करता है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर बच्चों क्या करता है? तोड़ तोड़ के फिर करता है। इटरेटिव सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स, रिकर्सिवली सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही है। डिवाइड एंड कॉन्कर। रिटरेटिव तो लूप होता है, रिकर्सिवली मतलब समझ में आया, जैसे जैसे तोड़ता जाता है वैसे वैसे जोड़ता जाता है। ह्यूरिस्टिक उपयोग करके, ग्रेडी तरीके से नहीं बच्चों। क्लियर? रिकर्सिव तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करता है। म्यूटेक्स क्या है? तो बाइनरी सेमाफोरे। इसको क्या कहते हैं? म्यूटेक्स कहते हैं। खूब पढ़ा रखा है। बाइनरी सेमाफोरे को क्या कहते हैं? म्यूटेक्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, कौन सी टेक्नोलॉजी सिस्टम ओनर्स, यूजर, डिजाइनर, बिल्डर्स के बीच पार्टिसिपेंट डेवलपमेंट पे बल देती है। तो बच्चों देखिए, ये जो है ना, रेट टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, ये नहीं, वो कह रहा है सब मिलकर काम करते हैं, उसको कहते हैं जेट, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बच्चों सब मिलकर काम करते हैं। क्लियर बच्चों? ओनर भी, यूजर भी, डिजाइनर भी, बिल्डर भी। रेड में प्रोटोटाइप यूज आता है। फास्ट बच्चों एजाइल का एक टेक्नोलॉजी है, ये उसकी टेक्नोलॉजी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बच्चों। क्लियर? लेकिन सब मिलकर, है ना, ओनर भी, यूजर भी, डिजाइनर भी, बिल्डर भी, है ना, यूजर भी, सब मिल जाते हैं और सब मिलके काम करते हैं, उसको कहते हैं जॉइंट। क्लियर? जॉइंट, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यूजर भी वही आ जाता है, डेवलपर भी वही होता है, सिस्टम एनालिसिस्ट भी वही होता है, सब मिलकर काम करते हैं, उसको कहते हैं जेड। आज के लिए बहुत चल रही है ना, फास्ट है, वो अजाइल का टाइप है बच्चों। क्लियर? अजाइल, 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 समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए। निम्न में से कौन एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? गूगल क्रोम ब्राउजर है, मैकफी प्लस, ये क्या सिक्योरिटी टूल्स है, एज एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ बेचा और बंडल किया जाता है उससे कहा जाता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के साथ बेचा जाता है और बंडल, देखिए हार्डवेयर लेके आते हैं तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम क्या है बच्चों? क्लियर? उसको अपन ड्राइवर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ड्राइवर। क्लियर? रिटेल सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, OEM सॉफ्टवेयर, OEM सॉफ्टवेयर ड्राइवर ही होते हैं। डेमो सॉफ्टवेयर बच्चों। क्लियर? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ बेचा और बंडल किया जाता है उससे कहा जाता है OEM सॉफ्टवेयर। क्लियर? OEM सॉफ्टवेयर, OEM सॉफ्टवेयर। क्लियर है बच्चों? OEM फुल फॉर्म क्या होता है OEM की बच्चों? OEM एंटरप्राइजेज, ओपन एंटरप्राइजेज। OEM की फुल फॉर्म देखो, OEM सॉफ्टवेयर को ही ड्राइवर्स कहते हैं। हार्डवेयर को कैसे चलाया जाएगा वो ही OEM कहलाते हैं। ड्राइवर्स बोल दो, OEM बोल दो। OEM ये क्या है? एक ICT में इसको OEM के तरीके से बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म, अरे ड्राइवर्स नहीं होते, सुन लो, प्रिंटर का ड्राइवर, तो प्रिंटर लेके आओगे तो इसके साथ उसका हार्डवेयर आएगा, प्रिंटर का ड्राइवर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर बनाता है इसको बच्चों, जो हार्डवेयर बनाता है वही मैन्युफैक्चरर इसको बनाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। क्लियर? इसलिए इसको ड्राइवर्स कहते हैं। आ गया? नेक्स्ट चलिए। और डेमो सॉफ्टवेयर, डेमो तो डेमो के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे सरल मॉडल कौन सा है? तो बच्चों कौन सा? वाटरफॉल मॉडल सबसे सरल है बच्चों, सीधे सीधे चलता है, लीनियर है। लीनियर में वाटरफॉल आता है और वी मॉडल आता है, वी मॉडल आता है और वाटरफॉल आता है। और याद रखना दोनों है तो वाटरफॉल ही लगाना, सबसे सिंपल है। कभी यूज करते हैं, खूब पढ़ा रखा, खूब पढ़ा रखा है कि इसको कभी यूज करते हैं। नेक्स्ट
आगे बढ़िएगा, पढ़ लेना बच्चों इनको। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंसर्ट और डिलीट करने की मुख्य विशेषता क्या? तो मल्टीमीडिया कंटेंट जोड़ने में सक्षम बनाना, कंटेंट को डायनेमिक रूप से एडजस्ट और ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देना, स्लाइड ट्रांजिशन को बेहतर बनाना, प्रत्येक स्लाइड पे अलग अलग टेम्पलेट लागू करना, स्लाइड को इंसर्ट और डिलीट करने की मुख्य विशेषता क्या? स्लाइड इंसर्ट करना, डिलीट करना, मल्टीमीडिया कंटेंट जोड़ने में सक्षम बनाना, कंटेंट को डायनेमिक रूप से एडजस्ट और ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देना। बच्चों क्लियर? मतलब बीच बीच में क्लियर? स्लाइड जोड़ना, स्लाइड ट्रांजिशन को बेहतर बनाना, ऐसा कुछ नहीं। स्लाइड ट्रांजिशन अलग चीज है, स्लाइड कैसे प्रकट होती है वो चीज अलग है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? अरे सब नंबरों क्वेश्चन को पहचान, केवल फ्री का नंबर है ये, तो इसमें कुछ बोला ही नहीं कि स्लाइड इंसर्ट करते हो डिलीट करते हो इससे क्या होगा। यूजर अपने हिसाब से डेवलप करेगा। क्लियर है? यूजर अपने हिसाब से उसको डेवलप करेगा। तो कंटेंट को डायनेमिक रूप से एडजस्ट और ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मॉडेम तो इंटरनेट पे लेके जाता है, एनआईसी कार्ड इंटरनेट। बच्चों समझ में आ गया होगा एनआईसी कार्ड क्या है? तो एनआईसी कार्ड तो बच्चों इंटरनेट चलाने के लिए यूज होता है। तो मॉडेम इंटरनेट एसेज प्रदान करता है, सही है। जबकि एनआईसी लोकल एरिया नेटवर्क लैन ट्रैफिक को मैनेज करता है, ये तो सही है एनआईसी कार्ड। ठीक है, एनआईसी वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चों क्लियर? एनआईसी का उपयोग सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए किया जाता है, गलत, वो तो मॉडेम होता है। मॉडेम नेटवर्क से कनेक्ट करता है, जबकि एनआईसी इंडिविजुअल डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो मॉडेम नेटवर्क से कनेक्ट करता है, जबकि एनआईसी इंडिविजुअल डिवाइस को कनेक्ट करता है। नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए तो राउटर चाहिए, ये भी गलत है। मॉडेम इंटरनेट एसेज प्रदान करता है, सही है। बच्चों ये मॉडेम नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ये गलत है ना? ये गलत है बच्चों। मॉडेम इंटरनेट एसेज प्रदान करता है, जबकि एनआईसी लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? चलो थक गए, कल इसको आधे घंटे में निपटा देंगे और कल अगले वाला भी ले लेंगे। ठीक है बच्चों, कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे, थोड़ी थकान आ गई आज। ठीक है, धन्यवाद।